हेलो, वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा से जो तोशा खाना केस है उसकी समाअत हुई। वज़ीर आज़म के जो बिहाफ पे हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पटिशन दायर की है कि वज़ीर आज़म को गैर मुल्की दौरों के दौरान जो रहनुमाओं से मिलने वाले तहाइफ हैं वो खुफिया हैं और अगर उनको ज़ाहिर किया गया तो उससे जो है मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात वो मुतासर हो सकते हैं। मगर आज कोर्ट ने जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस बेंच की सदारत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने पूछा हुकूमत से कि आप क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं, इसमें क्या कबाहत है। उन्होंने बड़े मज़े की मिसालें दी। उन्होंने कहा कोई ऐसा तो नहीं है कि वज़ीर आज़म को किसी ने यूरेनियम का तोहफ़ा दे दिया हो, या उन्होंने कहा कि जी कोई दिफाई कोई तोहफ़ा मिल गया हो। अब वो उसका आप कुछ भी मतलब ले सकते हैं कि वो मिज़ाइल तो नहीं, हाँ ये आया है गौरी। तो इस तरह की, तो उन्होंने कहा कि ये जब आज का दौर वो दौर नहीं है कि आप इन चीज़ों को खुफिया रखें। और वो मुखातिब थे अटॉर्नी जनरल जो हुकूमत के टॉप लॉ ऑफिसर हैं, जो इंसिस्ट कर रहे थे कि हुकूमत की फ़िलहाल जो पोजीशन है कि वो यही है कि वज़ीर आज़म के तहाइफ की जो तफसीलात हैं वो खुफिया ही रहनी चाहिए। हालांकि आप पड़ोसी मुल्क भारत में देख लें, आप अमेरिका में देख लें, दुनिया के किसी मुल्क में देख लें, कभी इन तहाइफ को खुफिया नहीं रखा जाता। अल्हम्दुलिल्लाह ये रिवायत जो है वो पिछली हुकूमत में पड़ी। बात ये है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कोई हार दे दिया या सोने का गिलास दे दिया, वो भी देते हैं, लेकिन कभी कभी वो जानवर भी दे देते हैं। मतलब अगर हाथी है तो उसे तो आप तोशा खाने में नहीं रखेंगे, तो उसे भी खुफिया रखिए। हमें ना बताने दीजिए कि श्रीलंका के सदर ने जो है हमें हाथी का बच्चा तोहफे में दिया, वो तो पूरी दुनिया देखती है, शॉपर में डाल दो इस्लामाबाद। तो ये करें। अच्छा, इन्होंने बड़ा अजीब कमज़ोर सी दलील पेश की। कम्युनिटी डिवीज़न का जो वकील था उन्होंने कहा जी 4 अप्रैल 93 का एक ख़त है, उसके मुताबिक तोशे खाने की तफसीलात जो हैं वो क्लासिफाइड हैं और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन का इस बारे में जो हुक्म है वो गैर कानूनी है। ठीक है। अच्छा, मियां गुल औरंगज़ेब की आपने ऑब्जर्वेशंस बताई कि वो दिफाई नौइयत के तोहफे हैं, तो चलें ठीक है, बता दें हमें। फिर उन्होंने सवाल किया कि हर तोहफे पे कैसे पाबंदी लग सकती है जो कि हसास नौइयत का अगर नहीं है, और ये बताने में क्या हर्ज है कि फला हार किस हुकूमत ने दिया है। हार से मुझे कुछ याद गिलानी लग रहे हैं आप। अच्छा, मिसाल भी उन्होंने हार की दी। अच्छा, क्या ये तोहफे इन लोगों को मिल सकते थे अगर वो रियासती ओहदेदार ना होते? मुश्किल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इनके लिए नहीं है, ये पाकिस्तान की कौम को दिए गए थे तोहफे, तो उनका हक है कि इसके बारे में पूछें भी और देखें। फिर उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि आप ये जो छुपा के रख रहे हैं बेसमेंट्स में, इसका म्यूजियम क्यों नहीं बना देते? बिल्कुल, ये सारे तोहफे इतने मज़ेदार हैं कि इनका म्यूजियम बनाए तो लोग भी देखेंगे भाई पाकिस्तान की तलवारें मिलती हैं, आप बहुत कुछ मिलता है यार, कोई ऐसी चीज़ थी। दूसरा उन्होंने एक और बात ये भी कही थी कि इनका आपने FBR से कोई तखमीना लगवाया? हाँ। अच्छा, इन सारी चीज़ों की ना, ये सारी चीज़ें लिस्टेड हैं। मतलब जो कैबिनेट डिवीजन के इसके ऊपर रूल्स हैं, मैं आपको बोल नहीं करूँगा क्योंकि कोई 8-9 पेजेस के हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। और अगेन मतलब क्या बड़ी बात है, मुझे कोई ये समझा दे यार, कोई हार है या कोई सोने की कलम है, इसमें मतलब क्या छुपाने की चीज़ कहाँ से? मसला ये है कि जो खुफिया रहनी चाहिए, मसलन समरी के नाम, समरी में जो नाम आ रहे हैं वो तश तश बाम हो रहे हैं, बातें तश तश बाम हो रही हैं, मगर खुफिया रखना है तो तोहफे ही रखने। और पिंडी बस अड्डे पे बम फैक्ट्री जो है वो कंडक्टर चिल्ला रहा है। वो नहीं खुफिया है, तोहफे खुफिया है। हार हम नहीं बता सकते कि मुल्क की सलामती के लिए। यार नहीं, देखो, तोहफों को खुफिया रखा जाता है कि जैसे आपके छोटे बच्चे की सालगिरह है तो आप तोहफों को छुपा देते हैं। अच्छा, एक बात, लेकिन सालगिरह के बाद तो आप खोल देते हैं। एक बात और है, अगर कोई इनसे ये पूछे कि साहब ये बताइए कि नवाज शरीफ और जरदारी को तोशे खाने से क्या क्या मिला था, तो झाग फौरन बता देंगे। अच्छा, ये आज मसला चूंकि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का है इसलिए मुल्क की सलामती। अच्छा नहीं, आज जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि ट्रांसपेरेंसी का तो ये तकाजा है कि आप पिछले 10 साल में जो तोहफे मिले सबके सब ले आए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आप नहीं दे सकते तो आप सबका निकाल लें ना।
तो उस पे उन्होंने कहा अच्छा जी हम पूछ के बताएंगे। ट्रांसपेरेंसी है ना, बड़ी बातें की है लोगों ने। ट्रांसपेरेंसी है 2008 से 2018 तक की। नहीं वो भी है लेकिन इनकी ट्रांसपेरेंसी भी है कि सर देखें हमने यहाँ पे शीशा लगाया, बिल्कुल उसमें देख सकते हैं। वो एक अलग बात है कि उसके ऊपर हमने काला पेंट कर दिया। दिस इज देयर ट्रांसपेरेंसी, और कुछ समझ नहीं आती है। अच्छा, ये मामला ये जब एक सहाफ़ी हैं राना अबरार साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है जिसकी इस हुकूमत ने आते ही बड़ा ज़बरदस्त कहा था कि विसल ब्लोअर को भी जनाब हम जो है ना वो इनकरेज करेंगे और मालूमात की और जो मालूमात की रसाई है उसको ट्रांसपेरेंट बनाएंगे। अच्छा, लोगों ने यकीन भी कर लिया। ऐसे ही साफ़ी राना जो अबरार हैं उन्होंने भी यकीन कर लिया। अब वो चले गए इंफॉर्मेशन कमीशन के जब उन्हें वहाँ से मालूमात नहीं मिली और कहा गया कि खुफिया है, ये भी कहा गया कि आप प्रो पाकिस्तान नहीं है। मतलब ये भी है, ये तो कहना पड़ता है, तो हर एक चीज पे कहना जाहिर है कि मतलब आप गद्दार हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, तोहफा मतलब रैपर खोल के आपको दिखाएं आप यार क्या हो गया। तो वो इंफॉर्मेशन कमीशन में गए, इंफॉर्मेशन कमीशन ने भी उनके हक में ये चीज़ रखी। और मज़े की बात यह है कि हुकूमत करती है फेक न्यूज़। भाई एक सहाफ़ी एक कानूनी तरीके से जा रहा है और मालूमात तक रसाई चाह रहा है, आप नहीं देंगे, वो कान मरोड़ के दूसरी तरफ ले आएगा तो आप कहेंगे फेक न्यूज़ है। बचपन में जो बात सुनी थी ना वो अभी भी वैलिड है, जो कहता है खुद होता है। हाँ, तो जनाब हमारे साथ राना अबरार इस्लामाबाद से मौजूद हैं। वेलकम टू द शो राना साहब। अब मैं चाहता हूं कि आप शुरू से अपना किस्सा सुनाएं कि आपको ज़ाहिर एक सहाफ़ी को कोई ना कोई टिप मिलती है, फिर आप ऑफिशल्स के पास जाते हैं। आपने तो एक बड़ा एक तकलीफ़ दे रास्ता इख्तियार किया, डायरेक्टली आप इधर उधर से भी निकलवा सकते थे, मगर आपने एक कानूनी रास्ता इख्तियार किया। उसमें क्या मुश्किलात आपको पेश आई? जैद साहब, मैं आपको पहले बताऊं कि ये मेरे पास है एक्सेस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017। अगर आपका कैमरामैन दिखा सके, ये कॉपी है मेरे पास। ये पाकिस्तान के हर शहरी को अख्तियार देता है कि वो किस डिपार्टमेंट से अगर इंफॉर्मेशन चाहता हो तो डायरेक्टली सादा कागज़ के ऊपर हैंड राइटिंग से एप्लीकेशन भेजे। सादा डाक से, कोई रजिस्टर्ड डाक की ज़रूरत नहीं है। और इसके जो आर्टिकल है ये 14, इसके मुताबिक वो डिपार्टमेंट पाबंद है कि 10 दिन के अंदर मतलूबा इंफॉर्मेशन दे दे। अगर वो इंफॉर्मेशन कोई कॉम्प्लिकेटेड रिकॉर्ड है या एक से ज़ायद ऑफिस में वो वहाँ से गैदर करनी है, तो फिर वो डिपार्टमेंट उस एप्लीकेंट को लिख कर कहेगा कि हमें 10 दिन मज़ीद चाहिए, आपको 20 दिन के अंदर मिल जाएगी। ये कोई रूल नहीं है, ये कोई सादा कानून नहीं है। आइन में तरमीम करके 2017 में पार्लियामेंट ने 2/3 मेजॉरिटी से मंजूर किया था। सर, मेरा यूँ है कि आपने जो तफसील पूछी है मैं मुख्तसर करूँगा, आपका टाइम कीमती है, कि ये 23 नवंबर 2020 को मैंने एक RTI रिक्वेस्ट भेजी कैबिनेट डिवीजन को, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन के नाम पर, जिसमें मैंने स्पेसिफिक सवालात किए थे, क्योंकि मुझे किसी सोर्स से, क्रेडिबल सोर्स से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी और कुछ एविडेंस भी मेरे पास अब भी हैं, वो मिले थे। लेकिन मैं अधूरे एविडेंस और अधूरी इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिलाय करके स्टोरी नहीं देना चाह रहा था। ये आपने दुरुस्त कहा है कि सहाफ़ियों को एक तरफ से गैर जिम्मेदार कहा जाता है कि जी फेक न्यूज़ होती है, सुनी सुनाई पर खबरें देते हैं। मुझे साल हो गया है, मैं एक स्टोरी के लिए पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑफिस के कम अज़ कम 50 चक्कर लगा चुका हूँ और कैबिनेट डिवीजन में कम अज़ कम मैं 10 बार गया हूँ कि बराए मेहरबानी मुझे इन्फॉर्मेशन दे दें, मैं अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बल्कि जो टाइम लिमिट इस एक्ट में दी गई है, हर मरतबा उन्होंने जानबूझकर डिले किया। मतलब पहला जो 10 दिन के अंदर जवाब देना था, उन्होंने 35 दिन के बाद जवाब दिया, और जवाब क्या था? डिनाइल। अगर आपने डिनाइल का ही जवाब देना है तो पहले दिन क्यों नहीं दे देते? सही। वो दरअसल ये मुझे लटकाना चाह रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि जब उनकी तरफ से जवाब नहीं आया और लेट जवाब डिनाइल का आया, तो ये एक्ट अख्तियार देता है, हक देता है हमें कि हम पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील दायर करें। मैंने वो अपील दायर कर दी और 1 महीने के अंदर इंफॉर्मेशन कमीशन ने मेरे हक में फैसला दिया, डिटेल जजमेंट दी थी कि उन्होंने ये सारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कैबिनेट डिवीजन के, गवर्नमेंट के, फेडरेशन के, उनको एड्रेस किया था और एक डिटेल जजमेंट देते हुए कहा था कि विदिन 10 वर्किंग डेज मतलूबा इंफॉर्मेशन दे दी जाए। लेकिन कैबिनेट डिवीजन ने इसका कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद मैंने 3 मरतबा इंफॉर्मेशन कमीशन में
इम्प्लीमेंटेशन की एप्लीकेशन दी और हर मरतबा उन्होंने एक डायरेक्टिव जारी किया कि एक एप्लीकेशन में कहा कि 7 डेज में इंफॉर्मेशन दे दी जाए, आपको हिदायत की जाती है। दूसरे में कहा कि 4 दिन के अंदर, फिर कहा 3 दिन के अंदर, लेकिन उन्हें कोई नहीं दी। फिर ये हुआ कि मैंने राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन फाइल की पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में, जो कि सुन सकता है। और 8 जुलाई का शोकाज नोटिस जारी हुआ था सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को, उसकी हियरिंग हुई और वहाँ पर डिप्टी सेक्रेटरी साहब आए, मोहम्मद अहद उनका नाम है, वो एक लिफाफे में बंद करके ले आए फेक इंफॉर्मेशन जिसका मेरे सवालात से कोई ताल्लुक नहीं था, और कहा कि ये इंफॉर्मेशन है। आपकी बात का काट रहा हूं यहाँ से। फेक, यहाँ पर हमने छोटा सा वक्फा लेना है, उसके बाद मैं जानना चाहूंगा कि ये कौन सी फेक इंफॉर्मेशन थी। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं तोशा खाने में जो तोहफे जाते हैं और हुकूमत के गैर यकीनी मौक़िफ़ के, जी हमने नहीं बताना कि इसमें क्या है, मतलब अपने जो करना है कर लें। और राना अबरार साहब हमारे साथ हैं जिन्होंने पूरा साल लगाया है, मेरा ख्याल है अभी आप बता रहे थे कि दर्जन चक्कर आपने लगाए हैं, और बिल आखिर जब आपको एक ख़त मिला तो आप कह रहे थे कि इसके अंदर फेक यानी झूठी इन्फॉर्मेशन थी। क्या इन्फॉर्मेशन थी राना साहब? वो खोड़ो साहब ऐसा था कि हेयरिंग थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में 11:30 बजे 8 जुलाई को, लेकिन वो डिप्टी सेक्रेटरी साहब 11 बजे आए और एक लिफाफा पकड़ाकर चले गए कमिश्नर PIC को कि ये इसमें मतलूबा इंफॉर्मेशन है और मैं जा रहा हूँ, आप बड़े मेहरबानी मेरी हाजिरी लगा लें। अच्छा, वो चले गए। मैं 11:30 बजे टाइम पर पहुंचा तो उन्होंने कहा कि जी इन्फॉर्मेशन आपकी मिल गई है, आपको मुबारक हो। मैंने कहा सर दे दे। मैंने रिसीव कर ली। जब उसको खोलकर देखा तो उसमें फेक या इररिलेवेंट इस तरह थी कि ये मैं थोड़ा सा आपके नाज़रीन के लिए भी ज़रूरी है कि बता दूं कि दो बाइफर्केशन होती हैं गिफ्ट में। जो गिफ्ट मिलते हैं पाकिस्तान के डिग्नेटरीज को फॉरेन डिग्नेटरीज से, उनके एक होता है रिटेन करना या रिटेंशन, मतलब रेसिपेंट जो गिफ्ट अपने पास रख ले उसको कहते हैं कानूनी जबान में रिटेन करना, और जो अपने पास रिटेन ना करे उसको तोशा खाने में जमा करा दिया जाता है। रूल्स के मुताबिक हर साल उसका एक्शन होता है। तो मैंने रिटेंशन का डिटेल मांगी थी, लेकिन वो डिप्टी सेक्रेटरी साहब पिछले 5 साल के जो एक्शन का ब्रेकअप था वो देकर चले गए थे। फिर मैंने बता दिया कि ये रिटर्न में बताया इंफॉर्मेशन कमीशन को कि ये रिसीव किया है, आपको ये मतलूबा इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इशू ये था कि उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर उनके बारे में फैसला होने जा रहा था PIC में, इंफॉर्मेशन कमीशन में, लेकिन इससे पहले 20 सितंबर को कैबिनेट डिवीजन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए और वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त प्ली ली है। खान साहब ने जो कहा है कि एक 1993 का वो मेमोरेंडम है और 2015 का प्राइम मिनिस्टर का एक लेटर है, वो मेरे सामने रखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये लेटर है, ये साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का है और उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद, उसके मौजूद है। ये वो वज़ीर आज़म हैं मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नज़दीक जो कि सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हो चुके हैं, जो कि इनके नज़दीक चोर डाकू हैं और उनके साथ ये हाथ मिलाना गवारा नहीं करते। लेकिन नवाज शरीफ का ये ख़त उसका हुक्म बजा ला रहे हैं आज भी, क्योंकि इनको फेवर दे रहा है। और इसका आखिरी पैरा है सर, मैं अगर आप इजाज़त दें तो पढ़कर सुना दूं कि ये खत प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने डायरेक्टिव जारी किया था सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को। ये है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन 2002 के तहत। ये कानून पहले होता था जो कि काफ़ी कमज़ोर कानून था और हम सब लोगों का, आप दोस्तों का भी ये मुतालबा था कि ये कानून राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का एक मजबूत कानून होना चाहिए, जो कि 2017 में पार्लियामेंट ने मंजूर किया था और सेनेटर फरातुल्लाह बाबर साहब ने फिर 17 तरामीम पेश की थी सेनेट में और उसमें स्टेक होल्डरों ने भी कंसल्टेशन की थी। मैं PFUJ की तरफ से बाबर साहब की कमेटी में शामिल था और तरामीम तैयार करने के प्रोसेस का मैं हिस्सा था उस वक्त। तो इस कानून का सेक्शन है 29 जो कहता है कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस 2002 हैज़ बीन रिपील्ड। उसने ये नहीं कहा है कि इसमें तरामीम की गई थी, बल्कि वो रिपील कर दिया गया है। क्वेश्चन मेरा ये है, ऑनरेबल कोर्ट से भी आज ये हमने क्वेश्चन किया है कि
जब एक कानून रिपील्ड हो गया, मतलब रद्द हो गया है, तो उसके तहत 2015 में जो वजीर आजम ने एक डायरेक्टिव जारी किया था वो आज वैलिड कैसे हो सकता है। नंबर 1 पॉइंट ये है सर, इन्होंने जो सहारा लिया है। दूसरा ये कहते हैं कि जी अगर हम इंफॉर्मेशन दे दें तो हाइप, मीडिया हाइप क्रिएट होगी और अननेसेसरी अनवारंटेड स्टोरीज आएंगी मीडिया के ऊपर। मुझे ये बताया जाए कि अभी इन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो कितनी अफवाहें फैली हैं, कितनी र्यूमर्स आई हैं और कितनी अननेसेसरी स्टोरीज आई हैं। ऐसा है ना कि जब नहीं करना होता तो फिर बंदा कोई भी बहाना दे देता है। अच्छा, मैं अगर दुरुस्त समझ रहा हूँ, ये जो आपने जो लिफाफे की बात की है, आपने फॉर एग्जाम्पल पूछा कि सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपके गोदाम में क्या माल है, और उन्होंने लिस्ट पेश कर दी कि इतना माल हमने बेच दिया है। यही है, ऐसा ही मैं समझ रहा हूँ। सवाल गंदम जवाब। अच्छा राणा साहब, आप डिप्टी सेक्रेटरी साहब के पास खुद भी तशरीफ ले गए थे इंफॉर्मेशन के लिए, उसका भी जरा किस्सा सुना दें। हाँ, वो मैं अर्ली स्टेज पर किया था क्योंकि हम कुछ चीज़ें नहीं जानते होते जब तक उस प्रोसेस में इन्वॉल्व ना हूँ। मैं समझ रहा था कि जो रेसिपेंट जो तोहफे रख लेते हैं अपने पास वो भी ऑक्शन में ही शुमार होते होंगे, इसलिए पहली दरख्वास्त मैंने भेजी थी जो कि मैंने ऑक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था और मुझे मतलूबा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। तो फिर मैं गया था तोशा खाने के ऑफिस में, उन डिप्टी सेक्रेटरी साहब के रूम में, कि ये मुझे बताया जाए कि मैं कैसे ये इन्फॉर्मेशन मांगूँ, अपनी एप्लीकेशन कैसे लिखूँ। तो जब मैं वहाँ पर गया और उन्होंने हालांकि चाय भी पहले मंगवाई हुई थी, मेरे सामने कप रखा था, तो मैंने उनको अपना तारुफ कराया, तो उन्होंने बातों बातों में मुझे कहा कि इफ़ यू आर प्रो पाकिस्तानी यू शुड नॉट आस्क दीज क्वेश्चंस। अच्छा। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा कि ये कैसी बात है कि आपसे मैंने वज़ीर आज़म के तोहफों के बारे में सवाल पूछ रहा हूँ और आप मेरी पाकिस्तानियत के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने ऐसे हाथ मारा, टेबल पर चाय का कप भी गिर गया और मैं खड़ा हो गया और मैंने उसको एक लफ्ज़ कहा, मैंने कहा देखें आप डिटरमिन नहीं करेंगे कि हु इज़ प्रो पाकिस्तानी, हु इज़ नॉट प्रो पाकिस्तानी। कहता है कि आप साफ़ी लोग ऐसे होते हैं। मैंने कहा हाँ, हम साफ़ी लोग ऐसे होते हैं, हम सारे के सारे प्रो पाकिस्तानी नहीं हैं। मतीउल्लाह जान भी नहीं है, एजाज सैयद भी प्रो पाकिस्तानी नहीं है, सत्तूर भी प्रो पाकिस्तानी नहीं है, वसतुल्लाह खान भी नहीं है, राना अबरार भी नहीं है, हम नहीं हैं। मैंने उसे कहा लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, मैंने कहा मैं महाराणा प्रताप की औलाद से हूँ, हम मातृभूमि के लिए रात देते हैं, हम मर जाते हैं। बाद में जो है वो तो पुलिस भी जी सर आपने भी चक्कर लगाए आपके घर के, आपको वतन बनाने के लिए। जी बिल्कुल ऐसा हुआ है कि जब 20 सितंबर 2021 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पिटीशन दायर की गई, तो उसके बाद मैं क्योंकि इकानमी बीट करता हूँ, मेरे इकानमी बीट के सीनियर सहाफ़ी हैं, एक आपके इदारे से भी हैं, जो कि उन्होंने मुझे स्पेशली बताया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो IB आपकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हमारे पास आए थे और हमसे सवालात पूछे थे, राना अबरार कौन है, इसकी नज़रियात क्या हैं, कौन से इदारों में काम करता रहा है और इसके पीछे तोशा खाना के मामले में कौन सी सियासी जमात हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि जिन चार लोगों ने मुझे बताया उनसे जब आखिरी क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं राना अबरार के पीछे सिर्फ एक ही शख्स हो सकता है और वो है राना अबरार खुद, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो दूसरा वो डेंगी वाली भी कोई पार्टी भेजी थी उन्होंने आपके घर पे? हाँ, उसके बाद ये हुआ कि 2 दिन के बाद 28 सितंबर की बात है कि मैं घर में सोया हुआ था, ये सुबह 10 बजे का टाइम था, 5-10 मिनट पहले शायद। मैं घर में सोया था अपने बेडरूम में, तो 3 नौजवान औरतें थीं, वेल ड्रेस्ड थीं, वो आई, उन्होंने डोरबेल दी तो मेरी वालदा घर पर थीं और कोई नहीं था। उन्होंने जब औरतें देखी तो उन्होंने गेट खोल दिया, वो अंदर आ गए, उन्होंने कहा जी हम डेंगी सर्वे के लिए आई हैं और आपके घर में सफाई देखना चाहती है। वालदा ने कहा आ जाएं। तो फिर वो घर में आई तो मुख्तलिफ कोनों खुदरों में, वाशरूम, किचन में चली गई, देख रही थी और साथ में वो अपने आईफोन से फ़ोटो बनाती रहीं, टीवी लाउंज में भी जाकर बैठी। उसके बाद ये हुआ कि मेरे बेडरूम के दरवाज़ा खुला हुआ, दरवाजे में खड़े होकर मेरी वालदा से एक औरत क्वेश्चन कर रही थी और दूसरी फ़ोटोज़ बना रही थी। उसने वो क्वेश्चन ये पूछ रही थी कि आपका बेटा क्या करता है, किस टाइम घर से जाता है, किस टाइम घर वापस आता है और कौन सी सियासी जमात के साथ ताल्लुक है। इस दौरान मेरी जाग हो गई, इस दौरान मेरी जाग हो गई सर। हाँ। और मैंने कहा कि ये सवाल जो किस सियासी जमात डेंगी से क्या ताल्लुक है। हो सकता है वो आपको मच्छर समझ रहे थे सर, मतलब क्या होगा। अच्छा। हाँ ये हो सकता है।
तो मैं उठा और मैंने कहा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा हम लेडी हेल्थ वर्कर हैं और डेंगू सर्वे के लिए आए। उन्होंने मुझे एक ब्रोशर है जिसके ऊपर डेंगू से एहतियाती तदाबीर लिखी हुई थी, उसकी फोटो कॉपी उन्होंने मुझे पकड़ा दी। ये मैं आपको दिखा दूं, अगर ये कैमरामैन आपको दिखा सके, ये वाली था। तो ये फोटो कॉपी मुझे पकड़ा दी और कहा कि हम लेडी हेल्थ वर्कर हैं। उसके मैंने कहा आप कहाँ से हैं? उन्होंने कहा हम NIH से आए हैं। मैंने उनसे कार्ड मांगे, उनके पास कार्ड नहीं थे और वो परेशान हो गई। हुआ ये कि मैं हालांकि उनको घर में रोकना चाहता था, फिर मैंने सोचा कि ये 3 नौजवान औरतें हैं और नहीं बिल्कुल मैं घर पर यहाँ पर वालदा के साथ हूँ, अगर मैंने इनको रोक लिया उल्टा मेरे खिलाफ विमेन हरासमेंट का इशू पैदा ना हो जाए। नहीं पहले भी गद्दार हैं तो ऊपर से हरासत तो नहीं बनना सर। वैसे भी आपका ताल्लुक एक सियासी जमात से है, तो जाहिर सी बात है मामला बिगड़ जाता। तो बहरहाल मैं इससे मजेदार कहानी मेरे ख्याल में हमने जो है बड़े अरसे से नहीं सुनी। डेंगू और तोशा खाना और यार अच्छा बॉस, अगर इतनी होते ना एक्टिव डेंगू पे ना, तो अभी हाल ये ना होता जो पंजाब का होता है। किसको क्या करना चाह रहे हो? वक्फा ले लो वक्फा। वेलकम बैक। और गुज़िश्ता 2-3 सालों में हमने बेतहाशा ऐसी ख़बरें देखी कि हिंदू बच्चियों को जबरी तौर पर उनका मज़हब तब्दील करके उनसे न सिर्फ शादी की गई बल्कि उनका जबरी मज़हब भी तब्दील कराया गया, 9 उम्र बच्चियों का, जो कि शायद एडल्ट भी नहीं थी। इस मामले की जो है बाज़गश्त वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक भी पहुंची थी, वहां से भी एक कमीशन बना था। उसके बाद जो वफाकी हुकूमत है उसने इमरान खान साहब वज़ीर आज़म, उन्होंने इस बात का कहा था कि वो एक कानून बनाएंगे कि जबरी मज़हब की जो तब्दीली है उसको पीनलाइज किया जाए। वो कानून के बारे में बहस शुरू हो गई और कमेटी में चला गया, बहस होनी शुरू हो गई। अब ख़बरें ये आ रही हैं कि शायद वो कानून जो है वो बनने से पहले ही रुक गया है, मतलब उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हुक्मरान जमात PTI के MNA लालचंद मल्ही, जो हमारे साथ पहले भी प्रोग्राम में आते रहे हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो मल्ही साहब मुझे बताइए कि ये क्या चल रहा है इस वक्त? जी मुर्शद, बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे इस इशू पे बात करने का मौका दिया है। बेसिकली खासतौर पर सिंध में और पंजाब के कुछ अजला में माइनॉरिटीज़ को ये शिकायत रही है कि उनकी नौजवान बच्चियों को अगवा करके उनका ज़बरदस्ती मजहब तब्दील कर दिया जाता है और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। जब इमरान खान इलेक्शन कैंपेन करने सिंध आए और जब वो उमरकोट में आए तो उन्होंने कहा कि ये जुल्म है हिंदू बच्चों के साथ और इसको रुकना चाहिए, और उन्होंने इस मसले की जानिब उसकी एग्जिस्टेंस की बात की। आपको याद होगा सिंध असेंबली ने यूनानिमसली एक बिल भी इस सिलसिले में पास कर दिया था और कौमी असेंबली ने भी इस पे एक रेजोल्यूशन की थी, लेकिन सिंध असेंबली से इस बिल को वापस लेना पड़ा पीपुल्स पार्टी को, क्योंकि कुछ कंजर्वेटिव और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस ने, जमातों ने उस पर धमकी दी थी कि हम उस पर प्रोटेस्ट करेंगे, और पीपुल्स पार्टी वो विथस्टैंड नहीं कर सकी थी। तो लिहाजा एक पार्लियामेंट्री कमेटी इमरान खान साहब के अहकामात के बाद बनी। उसका नाम था स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन फोर्स्ड कन्वर्जेंस। का काम ये था कि एक कोई बिल बने, एक कोई लॉ बने जिससे इसको रोका जा सके, फोर्स्ड कन्वर्जेंस को। तो उस सिलसिले में एक सब कमेटी बनी, उन्होंने एक बिल बनाया, मुख्तलिफ लोगों से उसमें मावनत ली गई, और वो बिल जो है जब लास्ट मीटिंग में बात हुई तो रिलीजियस अफेयर्स ने कहा ये बिल हमें दिया जाए और हम इसको इस पे अपनी राय देंगे। तो इस तरह ये बिल उनके हवाले हुआ, और आज जब मीटिंग हुई तो उन्होंने इस बिल को रद्द किया कि हम इस बिल को रद्द करते हैं। और उसके साथ साथ अपना अली मोहम्मद खान जो हमारे पार्लियामेंट्री मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि हम इस बिल को रद्द करते हैं, ये एंटी इस्लाम है। उन्होंने मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल्स बताए और उनकी गलत तशरीह करते रहे मीटिंग में, वो उसकी अपने मकसद की तशरीहात करते रहे। कहीं उम्र की हद आती तो वहाँ पे शरीयत बताते रहे, जहाँ उनके फायदे की कोई चीज नजर आई तो उन्होंने इंटरनेशनल कवानीन का जिक्र करते रहे। तो हमें कहा कि जब हमारी बारी आई तो हमने कहा, और तकरीबन यूनानिमसली अक़लियती मेंबरान ने कहा
कि देखिए कोई भी ये नहीं चाहता इस्लाम और शरीयत के खिलाफ इस बिल में कुछ आए, लिहाजा आप जो 2 ऑब्जेक्शन से बढ़े तो हम उसको विड्रॉ करने के लिए भी तैयार है। अगर एज का इशू है तो फिलहाल निकाल दें, फिर कभी डिस्कस हो जाएगा। अगर इसमें कोर्ट प्रोसीडिंग्स पे 90 डेज का इशू है तो भले आप वो भी निकाल लें। लेकिन जब ये डिस्कशन हो रही थी तो जो हमारे कन्वेनर थे लियाकत तरकी साहब, उनको एक पेज मिला जो बाहर से आया और पेज में लिखा था कि इन पब्लिक इंटरेस्ट ये हम इस लेजिस्लेशन को, इस ड्राफ्ट बिल को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। हम प्रोटेस्ट करते रहे कि देखें ये हमारा राइट है, आप वोटिंग करा ले, वोट के जरिए आप इस पर फैसला करें। ना उन्होंने वोट कराया और ना ही कोई उन्होंने ऐसा माहौल पैदा होने दिया। मिनिस्टर जो है अलीउन खान, उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया कि उनको लॉ मिनिस्टर ने बुलाया नसीम साहब ने और कहा कि इस बिल इंश्योर करें कि ये बिल नहीं आना चाहिए असेंबली में, आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और नूर अल कादरी साहब ने कहा कि अगर ये बिल आ गया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा और अकलियत के लिए भी बहुत ज्यादा मसाइल होंगे। अब आपने आज सोशल मीडिया पर इसके बारे में भी कुछ ट्वीट्स किए जिसमें जैसे आप अभी भी बयान कर रहे हैं, आपने पीर नूरुल हक कादरी का जिक्र किया है और आपने अली मोहम्मद का जिक्र किया। दोनों वजीर हैं। उसके साथ साथ आपने ये भी किया है, आपने कुछ कहा है कि कुछ अननोन्स का भी इसमें हिस्सा था। इसका क्या मतलब है? जी मैं 2 चीजें इससे कहूंगा। अननोन सोर्स से वो लेटर आया जो उन्होंने पढ़ के बताया, किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं की, वो कहाँ से आया। मैं वही स्टोरी आपको बता रहा हूँ कि आज मीटिंग शुरू होने से पहले दोनों वजीर साहिबान ने कन्वीनर से मीटिंग की और ये तय कर लिया कि इस बिल को रिजेक्ट करना है बगैर किसी डिस्कशन के। आपको याद होगा कि ये बिल कुछ दिन मीडिया की जीनत बना रहा, ये बिल जानबूझकर एक प्लान के तहत इसको लीक कर दिया गया। ये बिल गैर कानूनी तौर पे इस्लामिक आइडियोलॉजी को भेजा गया, क्योंकि ये इस्लामिक आइडियोलॉजी को या असेंबली भेज सकती है 1/5 ऑफ मेंबर्स की सिग्नेचर से, या प्रेसिडेंट भेज सकते हैं। और फिर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने सोने पे सौदा ये किया कि जिससे शिकायत थी मियां मिट्ठू से, उसको बुलाया और उसको कहा कि हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। और जो उन्होंने कहा वही ऑब्जेक्शन उन्होंने ले आके हम पे हमारे सामने रख दिए और इसी तरह से जिसपे इल्जाम था उसी का वर्जन हम पे एनफोर्स कर दिया गया। हमने पूछा कि भाई अगर इस्लामिक आइडियोलॉजी हमें भी बुला लेती, हमारा वर्जन भी सुन लेती, हम क्या कहते हैं वो सुन लेती। 20 उलमा बैठ के मुसलमान उलमा अक़लियतों के बारे में फैसला कर रहे हैं उनको सुने बगैर, ये हर दर्जे की ज्यादती है। मेंबरान आज लिटरली रोते रहे, कहते रहे कि 97% मुस्लिम पॉपुलेशन से ये हिंदू बच्चियां, ये क्रिश्चियन बच्चियां प्रोटेक्शन मांग रही हैं, चादर और चौदीवारी का प्रोटेक्शन मांग रही हैं, आप इस तरह से ज्यादती ना करें। लेकिन उन्होंने, मैं कह रहा हूं कि इलीगली अगेंस्ट द रूल्स उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, उस पर कोई भी जो है वोटिंग नहीं कराई और ना ही इस तरह से उसको डिसाइड किया। लेकिन मली साहब एक सवाल, सॉरी, अब जैसे आप बयान कर रहे हैं काफी वाजे है कि हर मोड़ पर इस कानून को सैबोटाज करने की कोशिश की, इसमें हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन दोनों शामिल, बिल्कुल शामिल है। लेकिन ये जो कमेटी जो बनी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी 23 मेंबर 2019 में बनी थी और वजीर आजम इमरान खान के कहने पर बनी थी। अब मैं जानता हूं कि आजकल वजीर आजम कुछ और मामलात में थोड़े से बिजी हैं, लेकिन क्या आपका इरादा है कि जब उनको फुर्सत मिलेगी इन कामों से, आप उनके पास जाएंगे, कहेंगे कि सर देखें आपने ही बनाई थी, आपका ही वादा था, आपका ही मौक़िफ़ था और ये देखें आपके ही बंदे इसको ख़राब कर रहे हैं? देखिए जी, बिल्कुल इमरान खान वेरी मच क्लियर है। उन्होंने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया था कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी इस इशू पे, दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। और हम यकीनी तौर पे अपनी आवाज़ वहां तक ले जाएंगे, ना सिर्फ खान साहब तक, लेकिन हम अपना कोई भी लीगल फोरम, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म जो है हम वो नहीं छोड़ेंगे और हम इस पे अपना एहतजाज करते रहेंगे। और आज जो एक बात मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ वो ये है, आज कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें या तो अक़लियत के मेंबरान थे या रिलीजियस पार्टीज के मेंबरान थे। ये हमारी जो सो कॉल्ड सेक्युलर और प्रोग्रेसिव पार्टीज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN,
इनके मेंबरान ने, NQM और इनके मेंबरान ने आज की मीटिंग में शिरकत नहीं की थी। अच्छा लाल, एक वक्फा लेते, मैं कुछ सवाल है तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं हुकूमती अक़लियती रुकन लालचंद माली से, जिन्होंने अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर एक कानून बनाने की कोशिश की कि किसी भी तरीके से जो नौउम्र हिंदू और क्रिश्चियन बच्चियां हैं उनको जबरी मज़हब, उनको अगवा करना, फिर जबरी मज़हब तब्दील कराना और उनसे शादी करना, इसको पीनलाइज़ किया जाए, क्योंकि एडल्ट उम्र जब दी गई है कानून के अंदर, आइन के अंदर, तो उसी तरह उनका उस पर अमल होना चाहिए जैसे रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान के साथ, मुस्लिम मेजॉरिटी के साथ होता है। माली साहब, जो रुकावटें खड़ी हुई उसके बारे में तो आपने बता दिया। ये जो कानून आप लोगों ने बनाया, हम चाह रहे थे कि हमारे नाज़रीन की तफसील के लिए वो भी बताइए कि उस कानून के क्या क्या नुकात थे और क्या क्या आपने उसमें सज़ाएं भी तजवीज़ की थी। देखिए, बहुत सादा कानून था, इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए था। इन्होंने कहा कि उसमें दो जो है मेन चीजें थी। एक था कि जो उम्र है कन्वर्जन की वो मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये प्रोसेस जो है कन्वर्जन का, इसको रेगुलेट होना चाहिए और ये किसी स्टेट के सामने कन्वर्जन होने चाहिए। आई मीन के जज के सामने हो जाए, सेशन जज के सामने हो जाए, डिप्टी कमिश्नर के सामने हो जाए, SSP के सामने हो जाए कि अगर कोई कन्वर्ट होना चाहता है वो ये तय कर ले कि ये जबरदस्ती नहीं है, तो उसी वक्त ही किसी मजहबी शख्सियत को बुला के उनको कन्वर्ट कर लिया जाए। उन्होंने पहला एतराज जो था वो 18 ईयर्स पे उनको था, तो हमने कहा था, आज कमेटी के अक्सर मेंबरान की राय थी कि आप इसको निकाल दें, अगर आप समझते हैं शरीयत से मुताबिक है तो उसको निकाल दें। अब रेगुलेट होने में क्या इशू है, तो उस पर भी वो जो है इश्यूज खड़े कर रहे थे, तो हमने कहा आप इसको भी जितना सादा करना चाहे कर दें। और जो उसमें एक शर्त थी ये थी कि 90 डेज दिए जाए जो कन्वर्ट होना चाहता है शख्स कि वो उस कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी करे, तो उनको 90 डेज पे एतराज था, तो हमने कहा 30 डेज कर दें, 40 डेज, जो आप करना चाहे करें, आप इस बिल को गो थ्रू होने दें। लेकिन वो इस बूट भी आज बिल्कुल नहीं थे, उनके पास ये तय था कि इसको रिजेक्ट करना है। सजाएं इस तरह से थी कि अगर ये तय हो जाए कि किसी ने जबरदस्ती मजहब तब्दील करवाया है तो उसको नॉन बेलेबल 10 साल तक की सजा थी। अगर कोई इसको अबेटमेंट का किसी पे चार्ज है, सपोर्ट करने का चार्ज है, तो उसके लिए 5 साल की सजा थी। तो इवन एक जो आर्टिकल, और अगवा जो है वो तो जाहिर है वैसे ही जुर्म है, वैसे ही जुर्म है। और एक जो आर्टिकल था, आर्टिकल 4, जिसमें कहा गया था ये सजाएं होना चाहिए, अगर ये प्रूव होना जाए, तो उनको ये भी एतराज था कि नहीं, सजा नहीं होना चाहिए। साथ साथ ये भी जो कहते जा रहे हैं कि ये रुकना चाहिए, ये जुर्म है। आज प्रेस रिलीज भी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने जो रिलीज की है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि ये वाकयात रुकना चाहिए और सजाएं होना चाहिए। लेकिन कैसे, अगर कानून ही नहीं होगा तो कैसे रुकेंगी और कैसे सजाएं होंगी? आप बिलीव मी, अगर आप जो इन्होंने काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी और रिलीजियस अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने जो एतराज़ात लगाए हैं कोई 40 के करीब, अगर इफ यू गो बाय देम, अगर आप उनको देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये दोनों मिलकर चाहते हैं कि फोर्स कन्वर्जन होना चाहिए। वो शायद ज़हीन तौर पे इस मोड़ पे हैं आप, मतलब ऐसा ही चलना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही। तो रेगुलेट करने में किसको मतलब सही बात है। और जैसे कोई बच्ची अगर अपनी मर्जी से भी जाती है, उसको भी दारुल अमान में रखा जाता है, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है कि वो पहले अपनी बिल जो है, किसी ने इतना बड़ा फैसला लेना है तो वो हुकूमत के ऑफिस जाते जाते अपना माइंड चेंज नहीं करेंगे। हुकूमत कितनी सीरियस है इसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं। जो शुरू में ये कह रहे थे कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने मशावरत के लिए किसे बुलाया, मियां मिट्ठू को, जो कि बदनाम है इस हवाले से कि वो पैट्रनाइज करते हैं ऐसे लोगों को जो हिंदू बच्चियों को अगवा करके। नहीं, आप मतलब जराइम पर काबू करने के लिए ना आप कमेटी में टीपू चक्का वाला को बुलाएं। याद है आपको टीपू चक्का वाला? उनसे बेहतर तो कोई नहीं। मली साहब, कितने केसेस आपके नॉलेज में है? रोज़ तकरीबन कोई ना कोई आ रही होती है खबर इस हवाले से। और सिंध हुकूमत ने गालिबन एक कानून बनाया था, उसमें भी कोई उम्र की हद के ऊपर
वो तो चले आप डेड हो गया, डेड हो गया, वो भी इसी तरह डेड हुआ, वो भी इसी तरह ही हुआ। तो ये इसका नहीं, वो तो आउटसाइड प्रेशर की वजह से डेड हो गया। अच्छा, तो ऐसा क्या किया जाए, कौन सी गीदड़ सिंगी लगाई जाए कि आपका ये मसला भी हल हो जाए और ये इस तरह की जो अटेम्प्ट्स हैं वो भी नाकाम ना हो। एक तरफ वो चीखते हैं कि ये मसला है जिससे पाकिस्तान बदनाम होता है, और जब उसके लिए बिल पेश किया जाता है तो उसके साथ ये सलूक होता है। ये एनॉमली, ये दोगलापन आपके ख्याल में कैसे ख़त्म हो सकता है? कोई प्रैक्टिकल चीज़ है आपके ज़हन में अब आज के बाद से क्या हो सकता है? देखिए, आज तो बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें सामने आई थी कि इससे ज्यादा क्या कह सकती थी माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेटिव कि जो भी शरीयत के खिलाफ आपको इस बिल में लगता है वो निकाल दे, बाकी आप बिल भेज दे। ये कमेटी है एंड पार्लियामेंट इज द अथॉरिटी, और पार्लियामेंट उसमें बाकी फैसले करे कि इस बिल को ज्यादा अमेंड होना है या नहीं होना है। मामला माइंडसेट का है। हमारे यहाँ इत्तेफाक से हर पार्टी में इस तरह के लोग मौजूद हैं जिनका अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, बड़ी कंजर्वेटिव हैं, उनको अपीज करने के लिए वो इस तरह की चीजें करते हैं। लिहाजा नेचुरली मैं बहरहाल शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर ने कम से कम एक स्टेप तो लिया है, और डेफिनेटली हम चाहेंगे कि वो इस पे और ज्यादा ले। हमें एक ये भी, जब हम ज्यादा इंसिस्ट करते हैं तो अभी ये कहा जाता है कि दिस इज द जो है प्रॉन्शियल मामला है 18th अमेंडमेंट के बाद। ये जो 18th अमेंडमेंट के चैंपियन है इनसे पूछे ये क्यों नहीं कर रहे हैं। आज एक बड़े जो वजीर साहब हैं एक सिंध के बड़े नामवर, उन्होंने ट्वीट किया है कि आप पार्टी छोड़ दें। तो मैं पार्टी छोड़ के कौन सी पार्टी में आऊं? तुम्हारी पार्टी में आऊं? तुम कर लोगे? ठीक है, हद तो होती है। थैंक यू जी। एक ही तरीका है। नहीं कहना चाह रहा था लेकिन कहने पे मजबूर हूँ। जब पेट पे लात पड़ती है ना, या लग रहा होता है कि पेट पे लात पड़ने वाली है, तो बंदा फिर ही काम करता है। और मैं बात कर रहा हूँ ईयू और GSP प्लस की, ठीक है ना। अगर ये खुदा ना खास्ता उनकी तरफ आता है और उनकी पूरी कमेटी बैठती है और फिर एक लंबी चौड़ी यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से आती है कि सर अगर आपने नहीं किया ना बिल में मेरिट्स, फिर आप देखेंगे कि कितनी जल्दी से काम होगा। हाँ ठीक है, ऐसा ही है। आई भी तो हैं यूरोपियन यूनियन की, बस उनको कोई बताए ना यार, उनको कोई बताए ना, और उन्हें पता भी नहीं लगना चाहिए, पाकिस्तान बदनाम होता है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि यही हम खत्म करते हैं आज का शो। दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।